तिलावत कलाम इलाही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद टीचिंग लाइसेंस टेस्ट स्टीडा सिंध जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ये वो वाहिद सूबा है जहाँ पे बाकायदा टीचिंग लाइसेंस प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया गया है। पहले लेवल पे मरले में जो एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स हैं उनका टेस्ट हुआ और उनको इस तरह के टीचिंग लाइसेंस जो है वो अवार्ड भी कर दिए गए हैं। तो अगले लेवल पे सेकेंडरी या प्राइमरी जो भी होगा तो उसके लिए टीचिंग लाइसेंस जो है ना वो अब उन्होंने प्रमोशन के लिए भी, इसी तरह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी जो है ना वो मैंडेटरी कर दिया हुआ है कि टीचिंग लाइसेंस जो है वो हर एक के पास होना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह ताला आज के इस लेक्चर के अंदर टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी, चूँकि अभी तक जो सिलेबस है कोई नया सिलेबस तो आया नहीं है, तो सीबा ने जो पहले सिलेबस दिया था हम उसी के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला ये सेशन लेके चलेंगे। हमारा 3 दिन का सेशन बिल्कुल फ्री होगा जिसका आगाज़ अभी आज से होने जा रहा है। आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें मुख्तलिफ़ चैप्टर हैं और हमारा ये जो सेशन है इस सेशन में स्पेसिफ़िकली हम क्या करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में, जो पेडागोजी का पोर्शन है उसका चैप्टर असेसमेंट जो है हम उससे स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो आपके 3 लेक्चर जो है इसी चैप्टर में से ही हम रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको मुकम्मल जो है वो पेडागोजी की तैयारी इंशाल्लाह एक बेहतरीन अंदाज से कराई जाएगी। सिंपल चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सादा अल्फाज में समझाई जाएंगी और आपके कॉन्सेप्ट बनाए जाएंगे, ताकि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर तो होना नहीं है, वहाँ पे आपने इसके शॉर्ट आंसर एग्जांपल्स इस तरह इस फॉर्मेट पे आपने जो कि आंसर करना है, तो इसलिए आपकी तैयारी भी उसी तरह से उसी पैटर्न पे, जिस तरह का पेपर का पैटर्न है उसी पैटर्न पे इंशाल्लाह ताला जो है वो कराई जाएगी। तो स्टार्ट कर लें जी। आवाज़ क्लियर है, स्लाइड्स क्लियर हैं, बिस्मिल्लाह करें जी। मेरा तारुफ चले मैं करवा देता हूँ। नहीं मिला फ़ारूकी मेरा नाम है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब से हूँ, मैं सिंध से नहीं हूँ। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ, जोन ऑफ एजुकेशन। बुक सीरीज़ मेरी लिखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह पेडागोजी की, पाकिस्तान में सबसे मोस्ट सेलिंग मोस्ट वांटेड बुक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी होंगी। सिंध ECT, सिंध लेक्चर एजुकेशन, सिंध हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस और जो लाइसेंस टेस्ट है ये सारे सेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। लाइसेंस टेस्ट के 2 सेशन मैंने लिए थे, एक सेशन मैंने लाइव लिया था जिस तरह अभी आपका सेशन लाइव होने जा रहा है, और एक सेशन मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे तमाम स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह ताला इस सेशन में भी आपको जो है वो लाइव सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अपने माइक्स ऑफ रखेंगे। हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका एक चैप्टर है, आपको वो मैं दिखा दूं या सिलेबस आपके पास है? वेबसाइट पे भी है। चलें, ये सैम्पल पेपर था जो सीबा ने शेयर किया था जो 2024 में टेस्ट हुए उसके लिए। आपके पेपर के 2 पोर्शन थे, 40% आपका कंटेंट नॉलेज था और 60% आपका CRQs सब्जेक्टिव पेपर होना था, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मेट पे पेडागोजी से। तो जो आपका MCQs बेस पेपर है ना, ये आपका सैम्पल पेपर, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन है, ये मैं दोनों आपको भेज भी दूंगा। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, MCQs बेस्ड के। ये हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज इसमें शामिल होते हैं। दूसरा था आपका जो है ना वो 60% वो था पेडागोजी का। ये देख लें, ये सारे का सारा आपका MCQs बेस पेपर है, ठीक है। सेकंड पोर्शन आपका क्या था? ये था आपका CRQs कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जिसमें आपने जवाब शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में लिखना होता है। तो ये दोनों मैं आपको भेज दूंगा। ये एक फ़ाइल थी जिस सैम्पल पेपर था, ये था जी सिलेबस आपका। सीबा ने जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया था ये कंटेंट नॉलेज में। सर जी सर स्क्रीन शो नहीं आ हो रही। रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही, एक सेकंड। ओके 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 ओके, चले मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये सिलेबस है जी, अब आप स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ये नज़र आ रहा है जी। अब टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2024 सिलेबस ये नज़र आ रही है? यस सर जी। अच्छा, अब इसमें देखें कि मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी सब्जेक्ट, ठीक है। ये इसमें MCQs बेस्ड आपका पेपर होना है, ठीक है। MCQs बेस्ड पेपर क्लास 1 से लेकर 8 तक। अब चूँकि ये जो पेपर था
ये था किसके लिए, एलिमेंट्री स्कूल टीचर ESTs के लिए था, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये जो कंटेंट नॉलेज है ये भी 8वीं जमात तक था। अब अगली बात थोड़ी सी समझने वाली है, अगर प्राइमरी लेवल पे लिया जाएगा तो यहाँ पे क्लास 1 to 5 होगी, और अगर लिया जाएगा 10वीं जमात यानी सेकेंडरी के लिए तो कंटेंट नॉलेज कहाँ तक जाएगा, 10वीं जमात तक, ग्रेड 1 से 10 तक, ठीक है। तो वो जो आपकी स्कूल की बुक्स है ना, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, उनमें से 40 नंबर के MCQs आएंगे, ठीक है। और जो दूसरा पोर्शन आपका होगा, ठीक है, पैडागोजी को होगा। माइक आप लोग प्लीज़ अपने ऑफ रखेंगे, फिर डिस्टरबेंस होगी। बाकी लोगों को, आप सब टीचर्स हैं, काबिल एहतराम हैं, तो गुजारिश मेरी यकीनन उस पर अमल दरामद होगा। सेकंड पार्ट है पैडागोजिकल नॉलेज। अब इसमें फ़र्दर डिवीज़न की गई है डिफरेंट चैप्टर्स की। इसमें सबसे पहले मेथड ऑफ़ टीचिंग है। मेथड ऑफ़ टीचिंग में फ़र्दर फिर बताए गए हैं टॉपिक, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी, कोऑपरेटिव लर्निंग, टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ब्लूम टेक्सोनॉमी, NPSTs, ठीक है, ये सारे आपको करवाए जाएंगे। ये सिलेबस है। इस तरह फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है, क्लासरूम असेसमेंट है। हम ये चैप्टर आज देखेंगे, और इस चैप्टर के ये जो है ना, यहाँ तक ये एरिया कवर करेंगे आज के दिन। डेफिनेशन, डिफरेंस, की टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फीडबैक, इसकी खसूसियात और बेनिफिट्स, ये 4 टॉपिक्स इस चैप्टर के आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर, ये सिलेबस है आपका मुकम्मल, और इसके साथ ये सैम्पल पेपर है जो सीबा ने ख़ुद शेयर किया था कि इस तरह से पेपर आपका बन के आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको सैम्पल पेपर भी। मैं ये आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो जाएगा पेपर, काइंडली देखिएगा इसको। तो ये आपको भी ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा, जो लोग बाद में यूट्यूब से देखेंगे तो उनको फिर हम इंशाल्लाह ताला भेज देंगे ग्रुप में ऐड करके। ये सैम्पल पेपर था 40%, जैसे मैं बता रहा था कि आपका ये जो साइंस, मैथ, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, ग्रेड 1 से 8वीं तक, और दूसरा था पैडागोजी का। ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। Population of a village is 2700. Find the number of children if 1070 are men and 915 are the women. तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे, आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन नज़र आ जाएंगे। ये तो इसी तरह ये मैथ का दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये साइंस के क्वेश्चन है, सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है, ठीक है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आप लोगों को डिस्टर्बेंस शायद होती रहेगी थोड़ी बहुत, उसके लिए पेश की माजरत। ये उर्दू का क्वेश्चन, और फिर नीचे जो है ये सिंधी है, फिर पैडागोजी है। तो पैडागोजी में एक्सप्लेन इन 1 पैराग्राफ 1 टीचर सेंटर्ड एंड 1 स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इन क्लासरूम फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन ग्रेड 7। तो ये आपको सॉल्व फॉर्म में भी मुकम्मल इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आते हैं हम अपनी स्लाइड्स पे। ये तो दोनों चीज़ें आपके साथ भेज दी, आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। हमारी तरतीब क्या होगी वो अभी इंशाल्लाह ताला आपको वो भी मैं सारी तफसील के साथ समझा देता हूँ कि हम किस तरह लेके चलेंगे इस सारे सेशन को। आप इंशाल्लाह ताला जिस मकाम पे अभी हैं, आपकी तैयारी का जो करंट लेवल है, और इंशाल्लाह ताला जब आप ये सेशन अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आप ज़रूर एक डिफरेंस फ़ील करेंगे कि वाकई हमने जो है ना कुछ तैयारी कहीं से की थी। इंशाल्लाह ताला ये आप ख़ुद बताएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट सीबा, ठीक है, इसका पहला लेक्चर, और वो है असेसमेंट से, ठीक है। असेसमेंट के पहले 4 टॉपिक्स हम देखेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल है, सवाल से ही शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। सवाल ये है कि किसी भी शख्स का ब्लड प्रेशर देखना हो तो हम क्या करते हैं जी? सर टेस्ट, सर चेक करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं। अच्छा, किसी का ब्लड ग्रुप देखना हो क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप टेस्ट, यस, ब्लड ग्रुप टेस्ट ले लेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, अगर किसी का शुगर चेक करनी है, कैसे पता चलेगा आपको कि इसकी शुगर कितनी है? शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, डायबिटीज़ का लेवल कितना है? एक अपरेटस से उसका टेस्ट ले लेंगे, एक अपरेटस से या ग्लूकोमीटर से उसको, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास एक बच्चा है, एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं,
हम ये देखना चाहते हैं कि इन बच्चों को साइंस का आज का टॉपिक कितना समझ आया है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हम असेसमेंट करेंगे के लिए हम सर, फॉर्मेट एक्सेल की तरह यूज असेसमेंट को। उसके लिए डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज करेंगे। कैसे करेंगे सर डायग्नोज? हम एक सवालात कर लेंगे, टेस्ट बना लेंगे, उनसे ज़बानी या रिटर्न फॉर्म में उनसे पूछ लेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट, सादा सा जवाब है इसका कि भाई उन बच्चों का अंडरस्टैंडिंग। जी, फॉर्मेटिव पे अभी अब बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा एडवांस हैं आप हैं माशाल्लाह। लेकिन थोड़ा माइक ऑफ कर दिया करें प्लीज़, जब बात कर लें तो माइक ऑफ कर दें। अच्छा, अब हमारे पास 20 बच्चे हैं जी, हम उन 20 बच्चों का क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, तो टेस्ट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह ग्लूकोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है किस चीज़ के लिए? शुगर चेक करने के लिए। स्टेथोस्कोप है जो आपका ब्लड प्रेशर अपरेटस है, वो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। ठीक है, सेस्मोग्राफ है अर्थक्वेक को चेक करने के लिए। थर्मामीटर है आपका उसको टेम्परेचर चेक करने के लिए। वो मुख्तलिफ आलात है, इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट स्कूल में क्लास में भी यूज़ किया जाता है जिससे बच्चे के बिहेवियर का, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके हमें? तो जवाब है यस, वो टेस्ट होता है। काइंडली माइक ऑफ रखें प्लीज़, ये बार बार मुझे कहना ना पड़े, क्योंकि किसी एक बंदे के माइक ऑन होने की वजह से सारे लोगों डिस्टर्ब होंगे। तो ये अब मैं बार बार देखूंगा, चेक करूंगा, तो फिर ये है कि हमारा टाइम किल होगा काफ़ी सारा। तो आप सारे माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, ख़ुद आप देखते रहेंगे साथ साथ। अभी भी किसी का जो माइक है मैं ऑन है, मैं इसको चेक करके बता देता हूँ कि कौन से मोहतरम या मोहतरमा तक अभी उनको मेरी बात समझ नहीं लगी। तो आप सब जो है अभी सबके ऑफ़ हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब देखें, जैसे मैं बता रहा था कि टेस्ट क्या चीज़ है? एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ के लिए? बच्चे के बिहेवियर को चेक करने के लिए कि उसको किस हद तक बात की समझ लगी है, या ये देखने के लिए कि बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया चीज़ या नहीं, यानी बच्चे के बारे, उसकी लर्निंग के बारे इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट कैसे बनाया जाता है? ये सवालात का सेट होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन, सवालात का मजमुआ, जिसको एक बच्चा ज़बानी या फिर तहरीरी तौर पर जवाब देता है। टेस्ट 4 एलिमेंट्स होते हैं, असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। ये 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। इनमें सबसे नीचे होता है छोटी टर्म है टेस्ट, और सबसे बड़ी टर्म है एवेलुएशन। इन चारों को हम कहते हैं टेस्टिंग एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग एलिमेंट। सबसे पहले टेस्ट, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट एंड फिर एवेलुएशन। ये भी आपको समझ आ जाएगी जैसे जैसे हम स्टेप फॉरवर्ड जाते जाएंगे। अब टेस्ट की 3 तारीफ़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आप पेपर में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी टर्म इन चारों में टेस्ट होती है, इसलिए हम कहते हैं नर्वेस्ट इन स्कोप है। अब आपने क्या किया? आपने एक लेक्चर दिया, आप बच्चों का लर्निंग लेवल चेक करना चाहते हैं। आप बनाते हैं क्या चीज़? सेट ऑफ क्वेश्चंस हैविंग करेक्ट आंसर दैट एग्जामिनी, यानी बच्चा यूजुअली आंसर आमतौर पर जवाब देता है ऑरली, ज़बानी तौर पर, इन राइटिंग, लिख के। तो टेस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? टेस्ट को टूल, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है ऑफ डाटा कलेक्शन। ये एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक प्रोसीजर है बच्चे से इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। टेस्ट यूज़ किया जाता है बच्चे के बिहेवियर को मेजर करने के लिए। तो ये 3 मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशन है। आप देखें, आपने वो अपने उन 20 बच्चों के लिए 20 जो एक टेस्ट बनाया उसकी 20 कॉपीज़ करवा ली। उसके बाद अगला स्टेप आप क्या करते हैं जी? टेस्ट बना के छोड़ देते हैं जी? क्या करते हैं नेक्स्ट? कंडक्ट करते हैं सर, टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट कंडक्ट हो गया, आपके पास बच्चों की आंसर शीट्स आ गई, देन आप क्या करेंगे उसको? जी, मेजरमेंट करेंगे उनको। नहीं, क्या करेंगे? मेजरमेंट से क्या मुराद होगा? यानी बच्चे के आंसर हैं तो उनको देख के नंबर लगाएंगे। सादा लफ्ज़ों में बात करते हैं ना, ताकि जो मेरे जैसे स्कोर देंगे, मार्क्स देंगे, नंबर लगाएंगे। यही काम हम सब करते हैं ना। तो सर, मैडम्स, सर, हमारे काबिल एहतराम असातिज़ा, जब आप एक टेस्ट ले लेते हो और उस टेस्ट के बाद उस टेस्ट के बच्चे के जो परफॉर्मेंस है उसको एक नंबर की शक्ल में ज़ाहिर कर देते हो। ये आवाज़ का इशू मैडम मेरी तरफ से नहीं होगा, आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू होगा। मेरी तरफ से आवाज़ का इशू होगा तो सब के लिए होगा। इंडिविजुअल केस है तो ये आपकी तरफ ये आवाज़ का मसला है, बाकी लोगों को क्लियर है। आप अपना नेटवर्क देख लें।
अच्छा, मैं बता रहा था कि जब एक बच्चे की परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, एक नंबर की शक्ल में ज़ाहिर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 45/50, 90/100, ठीक है, 95 आउट ऑफ 100। अब ये बच्चे की सारी कारकर्दगी किस शक्ल में आ गई है? एक नंबर की शक्ल में। इसको कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का शॉर्ट फॉर्म है न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर। क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस। बच्चे की परफॉर्मेंस, क्वांटिटी नंबर को कहते हैं, किसी अदद को। तो क्वांटिफिकेशन, स्कोरिंग, मार्किंग, नंबरिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू देना, ये सारी के सारी इन चीज़ों का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम क्या, जैसे क्लास में बच्चों की हाइट, वेट, एज, आप उसमें उसको मेजर करते हैं, तो ये भी मेजरमेंट है। यानी उसकी हाइट को आप लिखते हैं जी 5.5 फीट, तो पता चल जाता है कि इसकी हाइट ठीक है। 3.5 फुट, इसकी हाइट कम है, तो नंबर बता रहा होता है इटसेल्फ। अच्छा, अब सर आपके पास नंबर भी आ गया, आपने वो नंबर भी लगा दिए, उसको मेजरमेंट हमने कह दिया कि क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ नाउन एज मेजरमेंट। ये भी हमने जान लिया, समझ लिया कि भाई टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। अच्छा, उसके बाद सर मैडम्स अगला काम हम क्या करते हैं? इसको रख देंगे इधर ही, या फिर ये देखेंगे कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस कम है, किसकी ज़्यादा है? जी शाबाश। सर फिर परफॉर्मेंस देखेंगे, जो बच्चे डर होगा उसको हम आगे लाने की कोशिश करते हैं कि अगर उसकी है ना परफॉर्मेंस नंबर कम है या उसकी परफॉर्मेंस कम है, तो उसको देखेंगे, उसकी वजूहात क्या आएंगी, तो उसको कम करने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा बोलते रहना ताकि मैं समझूं कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। एक टीचर की बात अगर उसके स्टूडेंट को समझ आ रही है, उसी वक्त वो उस्ताद कामयाब है। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे टीचर बनाए, और आप लोग साथ दे रहे हैं तो मैं खुश हो रहा हूँ कि यकीनन मेरी बात आपको कुछ किसी हद तक समझ आ रही है। अब देखें, नंबर लग गए, लिस्ट आपके पास पहुंच चुकी है, ठीक है, कि इस स्टूडेंट के 50 में से 49 नंबर हैं, इसके 50 में से 30 हैं, इसके 50 में से 10 हैं। मैं एक सवाल कर लेता हूं, एक बच्चे के 10 नंबर हैं, वो 10 नंबर क्या ज़ाहिर कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को? ऑप्शन में दे रहा हूं, एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर। जी पुअर सर। अच्छा, एक और बच्चा है, उसकी परफॉर्मेंस, उसके 45 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं, उसकी उसकी इसको हम क्या कहेंगे? 45 आउट ऑफ 50, उसको क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट कह देंगे। इसी चीज़ का नाम है असेसमेंट। जब आपकी जो मेजरमेंट है, वो जो आपने नंबर लिया है, जब आप उस नंबर की फ़र्दर एक्सप्लेन उसको करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उस एक नंबर की, उस नंबर से फ़र्दर आप इंटरप्रटेशन करते हैं, वजाहत, एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसको कहते हैं असेसमेंट। इट मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द। अगर किसी को हम अप्रिशिएट करते हैं बच्चे को, तो नहीं, एप्रिसिएशन असेसमेंट नहीं है। आपके सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इतना इजाफा करना चाहता हूँ कि एप्रिसिएशन इज़ नॉट असेसमेंट। असेसमेंट कहते हैं जायज़े को, कि कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने मेरी जो टीचिंग थी आज के लेक्चर की, तो उसमें कितने बच्चों को समझ लग गई। अब कौन सा सवाल मुश्किल है जो किसी भी बच्चे ने नहीं किया, कौन सा सवाल आसान है जो सारे बच्चों ने कर लिया, तो इसको कहते हैं जायज़ा असेसमेंट। ठीक है, कि असेसमेंट के बेस पे आप, मेजरमेंट की बेस पे हाँ जी मैं बताता हूँ। मेजरमेंट की बेस पे आप असेसमेंट करते हैं, उस असेसमेंट से आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी क्लास की क्या रही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजरमेंट डाटा, इट मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब इसकी एक और डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, यानी वो ये, अब ये देखिएगा कि जब आप टेस्ट लेंगे तो उसको मेजर भी करेंगे और उसकी असेसमेंट भी होगी। यानी जब भी आप असेस करना चाहेंगे, काम कहाँ से स्टार्ट होगा? टेस्ट से, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, आपने कलेक्ट कर लिया, इंटरप्रिटेशन, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कर ली, रिकॉर्ड किया और यूज़ करेंगे उस इंफॉर्मेशन को। मिसाल के तौर पर कोई पेरेंट कॉल करते हैं, उनको आप बताएंगे कि सर हमारे टेस्ट नंबर जो है वो 1 में सब्जेक्ट रियाजी में आपके बच्चे असद की ये परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, तो ये है यूजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स।
ठीक है। ये असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। अब जैसे हमने कहा कि टेस्ट को टूल, अपरेटस, डिवाइस कहते हैं, मेजरमेंट को हमने कहा कि नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, इसी तरह असेसमेंट का भी एक शॉर्ट नेम है, इसको कहते हैं अप्रेजल। असेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? अप्रेजल होता है। अच्छा, अब अगली स्टेटमेंट है ऑल असेसमेंट आर टेस्ट, यानी जितनी भी ऑल टेस्ट आर असेसमेंट, जितने भी हम टेस्ट लेते हैं उनमें असेसमेंट होती है, लेकिन हर असेसमेंट में टेस्ट शामिल नहीं होता। इसकी मिसाल समझ लें। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, या आप क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं फ़िज़िकली आपकी क्लास में मौजूद हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कितने बच्चे तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं। अब मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया, खाली देखा है, तो ये भी एक तरह का जायज़ा होता है। कुछ असेसमेंट ऐसी होती हैं जो बग़ैर टेस्ट के भी होती हैं, लेकिन टेस्ट जितने भी होते हैं उनकी एंड पे असेसमेंट होती है। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इट encompasses वेरियस मेथड्स एंड टूल यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जी सॉरी, क्या कह सकते हैं? इसको ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, बट ये जो बात मैंने की है ना कि ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट, कुछ ऑब्जर्वेशन हमारी बेसिकली असेसमेंट होती हैं। आपकी बात से एग्री हूँ मैं। उसके बाद अब इसका पर्पज़ क्या होता है? अब देखें, हमारा काम सिर्फ टेस्ट बनाना, स्कोर कर यानी मार्किंग कर देने तक बात ख़त्म नहीं होती। असल मकसद यही होता है कि जी बस मार्किंग करके रख दिया जाए अलमारी के अंदर, नहीं। असल मकसद ये होता है कि बच्चों को उसका पेपर दिया जाए, उसके पेरेंट्स को दिया जाए, ठीक है, ताकि उन फीडबैक मिल सके बच्चे को, टीचर को भी पता हो, टू प्रोवाइड फीडबैक। बच्चे को फीडबैक दिया जाए कि बेटा आपकी ये परफॉर्मेंस रही है, इसको यहाँ से बेहतर करना है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है। अब हमने स्ट्रेंथ ऑलरेडी ही है, वीकनेसेस को हमने बेहतर करना होता है, ठीक है। तो ये असेसमेंट हो गई। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें जी। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं हाजिर जी, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। सर ये अप्रेजल क्यों कहते हैं इसको? अप्रेजल इसका एक नाम है। अप्रेजल इसका अप्रेजल का भी मतलब जायज़ा ही होता है, इसलिए इसको अप्रेजल कहते हैं जी। और कोई सवाल? क्लियर है सर, क्लियर है। चले नेक्स्ट देखें। अब ये थोड़ा सा पिछली तीनों से हट के बात होगी अब यहाँ पे। क्वेश्चन। जी सर, मैंने टाइम तो दिया था, अब मैं आगे आ गया हूँ, अब आपको ख्याल है, पूछिए सर। आई एम जस्ट सेइंग कि ये जितने भी आपने बताया अभी, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, क्या सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए या टीचर की इम्प्रूवमेंट के लिए भी है? इस पे अभी बात करते हैं। अभी हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे, एवैल्यूएशन पढ़ लें, फिर इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। थोड़ा सा ये एवैल्यूएशन को आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जवाब सही तरह से मैं समझा पाऊँगा। थोड़ा सा सर इंतज़ार कीजिए। ये दोनों के लिए होते हैं, पहले जवाब चलें ले लें, एक्सप्लेनेशन बाद में। ये दोनों के लिए होती हैं, चारों चीज़ें दोनों के लिए भी होती हैं। इस कैसे होती हैं उसका जवाब मैं देता हूँ। एवैल्यूएशन की हम बात करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड पे इन सब की होती है। अब नंबर 1 पहली बात ये है, सवाल आपसे हैं 2-3 ताकि आपको समझ आ जाए बात। जब आप टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट, उसमें पूछ गूछ किसकी होती है? उस्ताद की या बच्चे की? जी शाबाश, जल्दी से बताएंगे। बच्चे की। अच्छा, जब बोर्ड का पेपर होता है उसमें पूछ गूछ किसकी होती है? बच्चे की, उस्ताद की, हेडमास्टर की या सब की? जी, कमज़ोर रिजल्ट आए तो उस्ताद जिम्मेदार होता है जी। पुअर रिजल्ट आए तो टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है ना। यस सर। बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, टीचर भी हो गया। स्कूल का रिज़ल्ट कमज़ोर आया तो स्कूल पे भी लान तान होती है कि भाई इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा। तो इवैल्यूएशन बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस है। ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि जायज़ा या असेसमेंट थोड़ी सी नैरो टर्म है। असेसमेंट के बाद अब आप देखें कि असेसमेंट आप क्लास में करते रहते हैं, हर रोज़ करते हैं, पूरे साल करते हैं। इवैल्यूएशन एट द एंड होती है, एंड ऑफ द ईयर होती है। इसके बाद आपके पास किसी भी चीज़ को बेहतर करने का मौका नहीं होता। मिसाल के तौर पर 10वीं जमात का बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, अब आप बच्चे की परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर सकते हो,
आपका जो रिज़ल्ट आ गया वो आपके माथे का झूमर है, वो आपके साथ टैग लगा रहेगा जब तक आप टीचिंग में हैं। बहुत अच्छा आ गया तो इसका पहला रिज़ल्ट बहुत कमाल का था, इसका पहला रिज़ल्ट ही फेल था, 20% था। तो इवैल्यूएशन के बाद आप जो है वो किसी भी चीज़ को बेहतर करने की पोजीशन में नहीं होते। हाँ, नेक्स्ट कमिंग ईयर में जाके आप उसको कर सकते होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस गुजर चुका होता है उसको ठीक नहीं कर सकते। असेसमेंट आपने की है, बच्चे की परफॉर्मेंस कमज़ोर है, आप उसको अगले दिन मेहनत करवाएंगे और करवाएंगे और करवाएंगे ताकि एनुअल एग्ज़ाम में वो नाकाम ना हो सके। तो ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है, इसमें हम किसी भी चीज़ को जज करते हैं, जजमेंट ऑफ वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम। अब इसमें हम हर एक चीज़ को देखेंगे। अब ये तो मैंने आपको एक बड़ी मिसाल दी, एक छोटी मिसाल इसकी समझ लें। अब आप एक टीचर हैं, अब क्लास में ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब एक असेसमेंट आप बच्चे की करते हैं कि बच्चों को कितनी समझ आई है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास में एवेलुएशन कैसे होगी, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगी। आपने वही टेस्ट लिया, आप ये देखेंगे कि मेरी AV8 से बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ, मेरी टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने टाइम पढ़ाया है क्लास को, वो इफ़ेक्टिव था या नहीं था, एक्टिविटीज़ जो मैंने करवाई हैं वो सही तरह से कराई हैं कि नहीं कराई, कितने बच्चों को जवाब सही समझ आया, कितने बच्चे लिख सकते हैं, कितने बच्चे सिर्फ सुना सकते हैं। अब आपने पूरी की पूरी टीचिंग प्रोसेस को एज अ होल जब जज किया तो ये इवैल्यूएशन बन जाएगी। इवैल्यूएशन ब्रॉडर है असेसमेंट से। इसके बाद बेहतरी की गुंजाइश, यानी आपके पास उस प्रोग्राम जो गुजर चुका होता है उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जजमेंट, या जजमेंट ऑफ वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम। जैसे हमने कहा कि टेस्ट टूल, डिवाइस या अपरेटस है, मेजरमेंट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर है, असेसमेंट अप्रेजल है। तो इवैल्यूएशन का अगर एक नाम दूसरा हम देना चाहें तो इसको जजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसकी बेस पे डिसीजन होते हैं, कौन पास होगा, कौन फेल होगा। इम्प्रूवमेंट्स नेक्स्ट, ये मैंने नेक्स्ट सेशंस में इम्प्रूवमेंट कि किस टीचर को अब ये सब्जेक्ट दिया जाए, किस तरह पढ़ाया जाए, ठीक है, ये क्या कहलाती है? एवेल्यूएशन कहलाती है। अब इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस भी अभी हम देखेंगे। ये जितनी चीज़ें ऊपर हमने देखी हैं वो सारी एक स्लाइड पे भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं एक ही स्लाइड पे। टेस्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिड ऑफ द वेसल, बोतल का ढक्कन। मेजरमेंट एक लैटिन, ये चारों लैटिन ही हैं, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हैं। मेंसुरा मतलब मेजरिंग, पैमाइश करना। असेसमेंट एसिडर से निकला है जिसका मतलब होता है टू सिट बिसाइड, किसी के साथ बैठना, ठीक है। जैसे हम असेसमेंट करते हैं, क्लास में मौजूद होते हैं, बच्चे को चेक कर रहे होते हैं। एवेल्यूएशन का मतलब होता है टू डिटरमिन द वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू, वर्थ को देखना। अच्छा, टेस्ट में बताता है हाउ वेल, ठीक है, हाउ वेल, तो कितना बेहतर हुआ। मेजरमेंट हाउ मच, मिकदार, और असेसमेंट और इवैल्यूएशन हाउ गुड। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा, लेकिन हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखें असेसमेंट, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोग्रेस। वो हमने बात की है कि कलेक्शन। सर जी सर, पता नहीं कौन बार बार क्लास से रिमूव कर रहा है। नहीं, क्लास से रिमूव कोई नहीं कर रहा होगा, आपका नेटवर्क शायद स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो उनसे मेहरबानी है, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी कीजिए। ये बाज़ औक़ात नेटवर्क का जब प्रॉब्लम होता है तो ऐसा मुझे भी कोई बार रिमूव कर रहा है। नहीं, कोई आपको नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मुझे भी कोई रिमूव कर रहा है। सर आप एक्सेस ऑफ कर दें। अच्छा, चलें, आप इस तरह करें आप लोग कि अगर कोई ऐसे कर रहा है तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें, उनको तो शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये ना, जब सिस्टम नेटवर्क एरर हो तो फिर यही ऑप्शन आ रहा होता है कि जी समवन हैव रिमूव फ्रॉम द मीटिंग, इस तरह का मसला आ रहा होता है। बहरहाल अब होपफुली नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला करम करेंगे। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का डिफरेंस देखते हैं। मैंने बताया कि असेसमेंट, हमने कहा कि टेस्ट लिया, फिर उसके स्कोर लगाए, उसके बाद हमने असेसमेंट की, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोग्रेस। अब जब हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जज करते हैं ना, इफेक्टिवनेस, कि ये प्रोग्राम कितना अच्छा रहा, ये तालीमी साल हमारा बेहतर रहा या नहीं रहा, इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। असेसमेंट का पर्पज़ होता है मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। मॉनिटर करना किसको कहते हैं? मॉनिटर करना कोई भी प्रोसेस जो ऑन गोइंग होता है, कोई भी प्रोसेस जो ऑन गोइंग होता है उसको चेक करते रहना,
ये मॉनिटरिंग कहलाती है। अब क्लास में उस्ताद पढ़ा रहा होता है तो मॉनिटर ही कर रहा होता है। एंड इम्प्रूवमेंट, ये भी मैंने बताया कि असेसमेंट में उस्ताद देखता है कि बच्चे सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट पे भी काम कर रहा होता है। इवेलुएशन के बाद ऐसा नहीं होता, ये फाइनल जजमेंट है। इसकी बेस पे पास फेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न ये असाइन किए जाते हैं। अब हम अभी इस टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी पढ़ेंगे, कुछ आज पढ़ेंगे कुछ कल पढ़ेंगे। तो 4 असेसमेंट की ना टाइप्स होती हैं, इनको थोड़ा सा समझ लें। एक एक लाइन में मैं इनकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपसे टेस्ट के मुतालिक आपसे ही सवाल किया, वो आपके प्रीवियस नॉलेज को जज करने के लिए था कि जी ब्लड प्रेशर कैसे देखा जाता है वगैरह, ये जो सवाल थे इस तरह के। तो वो सवाल जो लेक्चर शुरू करने से पहले किए जाते हैं उनको कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। वो सवाल जो पूरे लेक्चर के दौरान बच्चे की प्रोग्रेस को देखने के लिए किए जाते हैं उनको कहते हैं फॉर्मेटिव क्वेश्चनिंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट। और वो सवाल जो इस चीज़ को देखने के लिए लिए जाते हैं कि क्या हमारे बच्चे को सुनने, देखने, पढ़ने में कोई मसला तो नहीं है, यानी उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है। और वो सवाल जो बिल्कुल एट द एंड होते हैं उनको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ये 4 टाइप्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसको समझ लें। अब असेसमेंट चूँकि ऑन गोइंग होती है, ड्यूरिंग द सेशन होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। जबकि एवेलुएशन एंड पे होती है, ओवरऑल जजमेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शन, तो इसलिए उसको समेटिव कहते हैं। ठीक है। असेसमेंट डायग्नोस्टिक है, मैंने बताया कि डायग्नोस्टिक मतलब डिफ़िकल्टीज़ को देखना, उनको ओवरकम करना। जबकि एवेलुएशन क्या होती है, जजमेंटल और डिसीजन मेकिंग है, इसकी बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। कंटिन्यूस और पीरियोडिक थ्रू आउट द कोर्स, असेसमेंट पूरे साल चलती है, एवेलुएशन एंड पे होती है। असेसमेंट में हम क्विज़ लेते हैं, क्लास डिस्कशंस हैं, होमवर्क आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, ज़बानी सवाल आ गया, ये सारी असेसमेंट्स हैं। जबकि एवेलुएशन में आपके जो मिड एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी में आप देते हैं, टर्म पेपर होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, ये सारे एवेलुएशन की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, असेसमेंट का फ़ायदा क्या होता है, बच्चे को फ़ीडबैक मिल जाता है। जबकि एवेलुएशन का फ़ायदा ये होता है कि एवेलुएशन में बच्चे को अपने ग्रेड्स पता चल जाते हैं। ठीक है। टीचर और स्टूडेंट दोनों यूज़ करते हैं असेसमेंट को, जबकि एवेलुएशन स्कूल का हेड, टीचर या फिर बाहर के लोग होते हैं, इसमें बच्चे शामिल नहीं होते। अब आप कहेंगे कि स्टूडेंट कैसे असेसमेंट करते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि बच्चा बच्चे की असेसमेंट करे, या क्या ये ऐसा होता है हमारे स्कूल्स के अंदर, सवाल है। होता है पर हो सकता है पीयर असेसमेंट, इसको कहते हैं पीयर अप्रेजल या पीयर असेसमेंट। अब देखें, हम आप लोगों को अब भी मैं कहूँ कि जी आपके पास 5 मिनट टाइम है, इस सवाल का जवाब दें, तो आप एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं ना, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से सुनाएंगे, तो ये आपकी बन जाएगी पीयर असेसमेंट। तो असेसमेंट बच्चे भी कर लेते हैं, एक दूसरे की, क्लासमेट भी कर लेते हैं, PEER क्लासमेट को कहा जाता है पीयर। तो पीयर एक दूसरे की असेसमेंट भी कर सकते हैं, जबकि एवेलुएशन बच्चा नहीं करता, वो उस्ताद ही करता है। ठीक है, या बाहर की बॉडी। तो यहाँ तक आपका पहला टॉपिक जो आज हमारा था, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, और 2 टॉपिक बल्कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंस, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को किसी भी हवाले से प्रॉब्लम है तो आप सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अगले टॉपिक की तरफ जंप करते हैं। जी, अगर एंड पे सवाल करना। अब वो जो एक टीचर सवाल कर रहे थे कि सर क्या ये जो चारों चीज़ें हैं ये असातिज़ा की भी होती हैं, तो सर इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो इवैल्यूएशन में टीचर भी इवैल्यूएट किया जा रहा होता है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, बोर्ड के पेपर का रिज़ल्ट आपका देखा जाता है कि इस साल कितना रहा है, फेयर मीन या अनफेयर मीन्स यूज़ किए गए हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है कि इस दफ़ा मैट्रिक का, इंटर का जो एग्ज़ाम है तो उसमें उस्ताद के कितने % रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो उस्ताद के लिए भी ये की जाती है। लेकिन चूँकि हम पढ़ रहे हैं कि आपने बच्चों, ये जो इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम इस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं कि आपने बच्चों की करनी है। इस कोर्स में आपने किसकी करनी है, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन करनी है। ठीक है, यस, तो आपने स्टूडेंट की करनी है असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। इस कोर्स में स्पेसिफिक है कि आपकी नहीं होनी, आपके बच्चों की होनी है। अच्छा, अब उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, 2 की टाइप्स हैं क्लासरूम असेसमेंट की। अब मैंने 4 टाइप्स बताई हैं, कोई उनके नाम बता सकता है? उनमें से 2 अभी हम पढ़ेंगे, 2 आगे कहीं जाके देखेंगे। जी प्लीज़, चारों के नाम कोई बताना चाहे, मुझे बड़ी खुशी होगी।
Placement, चारों के नाम। Yes, sir. Placement, Placement, formative, suppletive, diagnostic. वेल डन, एक्सीलेंट, बहुत खुशी हुई मुझे। 2 की टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। आप थोड़ा सा इनको गौर से समझिएगा, मैं चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, चारों को समझा देता हूँ एक सीक्वेंस में, ताकि आपको मेरी बात सही तरह से समझ आ जाए। फिर आप इसको पढ़ लेंगे स्लाइड को। आप टीचर हैं, आप क्लास में एंटर हुए, आपने आज बच्चों को पढ़ाना है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, बच्चों जानदार चीज़ों में और बेजान चीज़ों में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये आपने टॉपिक पढ़ाना है। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि बेटा, सर माइक प्लीज़ ऑफ रखेंगे। आप बच्चों से सवाल करेंगे कि बेटा आपके घर में ना वो बेजान चीज़ें कौन कौन सी हैं, उनके नाम बता दें। वो बच्चे आपको नाम गिनवाते जाएंगे, आप बोर्ड के ऊपर लिखते जाएंगे, ठीक है। बच्चों आपके घर में जानदार चीज़ें कौन कौन सी रहती हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि सारे बच्चे आपको जवाब दें और सही जवाब हो, मुमकिन नहीं है। कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ जो देंगे जवाब, कुछ उनका ठीक होगा, कुछ गलत होगा। लेकिन आपका पर्पज़ ये नहीं होगा कि उनकी आपने तनकीद नहीं करनी। आपका मकसद सिर्फ ये है कि चेक करें कि बच्चे कितना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। लेक्चर शुरू करने से पहले उस लेक्चर, उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे के जहन में कितना कुछ नॉलेज मौजूद है, उस चीज़ को चेक करना क्या कहलाता है, प्री टेस्ट या प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। ये क्लियर हो गया जी? सर माइक प्लीज़ ऑफ रखेंगे। ये माइक हाँ, अच्छा, अब ये माइक काइंडली ऑफ रखेंगे। मैंने लगाया होता है हेडफोन, बड़ा उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़ी ये खुर खुर फुर फुर की ना इरिटेशन होती है मुझे, तो फिर बहुत ज़्यादा काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देख लिया करें माइक। अब मैं फिर देखूँगा तो फिर बार बार कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं जिसका नाम लूँगा तो अभी मैं नाम ले लेता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। सर उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं ना। ये शाजिया, आपने अभी सवाल किया, आपने सर मैंने कहा कि इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं। यस यस, ये मैडम शाजिया आपका माइक मिलेगा जी, लेक्चर रिकॉर्ड में मिलेगा। ये आप ना माइक प्लीज़ ऑफ़ कर दें। एक और नाम यहाँ पे शो हो रहा था। चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि ना माइक ऑफ़ रखेंगे ताकि मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ। आप देखें हमारे 2 मिनट ऐसे ज़ाया हो गए, आप सबके ज़ाया हो गए, मेरी तो खैर है। चलिए, आप लोगों का वक्त कीमती है, मुझे यहाँ से उसको हाइड करके पीछे जाके देखना पड़ता है बैक एंड पे किसका माइक ऑन है। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि प्लेसमेंट असेसमेंट हो गई। अब प्लेसमेंट के बाद अब आपने क्या किया कि आपकी क्लास है, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, मैडम जोहा ने या सर कामरान ने बोर्ड के ऊपर लिखा जानदार अशिया। वो पीछे 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 बैठे बच्चे से कहा कि बेटा खड़े हो जाएं, पढ़े मैंने क्या लिखा है। वो कहते सर मुझे नज़र नहीं आ रहा। साथ वाले बच्चे से कहते हैं बेटा आप पढ़ें, वो कर देते हैं जानदार अशिया। तो उस बच्चे के पास जाता है उस्ताद, पूछता है बेटा क्या मसला है, क्यों नहीं नज़र आ रहा। सर मेरा आई साइट का इशू है। अच्छा बेटा ठीक है, उसको पकड़ा, उसको सामने ला के यहाँ पे नज़र आ रहा है, यस सर आ रहा है। अच्छा, एक और बच्चे को आवाज़ दी, वो कहता है सर मुझे सुनाई नहीं देता, उसको आगे ला के बिठा दिया। अब ये देखें, उस्ताद पढ़ाने से पहले चेक कर रहा है सारे बच्चों को नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई सबको स्लाइड नज़र आ रही हैं, सबको मेरी आवाज़ आ रही है, इसी तरह एक उस्ताद आप पूछते हैं क्लास में पहले ही दिन, पहले ही हफ्ते कि सबको नज़र आ रही है, लिखाई नज़र आ रही है। किसी की आई साइट वीक है, आप छोटा लिख रहे हैं, उसके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, आपकी उस्तादी तो फेल हो चुकी है। आप बोल रहे हैं पीछे वालों को, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका लिसनिंग का प्रॉब्लम है, उनको समझ ही नहीं आ रही, वो चुप करके बेचारे बैठे हैं। आप जितने बड़े अफलातून बन के लेक्चर दे रहे हैं, आपकी उस्तादी फेल है, ठीक है, बाई रूल। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आप ये चेक करते हैं कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको लिखने का, जिनको पढ़ने का, जिनको सुनने का, जिनको देखने का, जिनको बैठने का, जिनको फोकस करने का, चलने का। इन सब को हम कहते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स। आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो मेडिकल डिफ़िकल्टीज़ या मेडिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ये क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक, डायग्नोज करना। अब इसकी मिसाल सादा सी ले लें। अच्छा, एक पेशेंट है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास वो जाएगा तो वो डॉक्टर क्या करेगा, उसको दवाई लिख के दे देगा कि ये जाएं स्टोर से दवाई लेके खा लें। जी
या को पहले उसको को चेक करेगा, डायग्नोज करेगा? जी बताइएगा प्लीज़। डायग्नोस करेगा पहले। कि पहले दवाई दे देगा, बाद में चेक करता रहेगा कि जी ये दवाई खा लें, कल आके बता देना कि पेट का दर्द ठीक हुआ है कि नहीं। ऐसे ही होता है। अब आप भी ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि बच्चे को नज़र नहीं, आपने शुरू हो गया पढ़ा लिया लेक्चर और पढ़ाने के बाद आपने पूछा बेटा नज़र आ रहा था। अगर आपने बाद में पूछा तो लॉजिकली फिर आपकी उस्तादी कहाँ गई? इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ मैं लेता हूँ आपका सवाल। डायग्नोस्टिक असेसमेंट पहले होती है और इसका पर्पज़ ये होता है कि बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करना। अब जो अगली दो हैं वो हमने पढ़नी है, वो स्लाइड यहाँ पे मौजूद है। जी मैडम अब आप सवाल करें। जी पूछें जी प्लीज़। जी पूछें। सर जैसे बच्चों को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, वो भी डायग्नोस्टिक में आएगा? यस, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसअरिथमिया। डिसअरिथमिया कहते हैं जमा नफ़ी ज़रब तकसीम का प्रॉब्लम, ठीक है। डिसलेक्सिया रीडिंग का, राइटिंग का प्रॉब्लम है। अटेंशन नहीं, बच्चे तवज्जो नहीं कर पा सकते। ये जितनी भी तरह के मेडिकल प्रॉब्लम है वो सारे डायग्नोस्टिक में आते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे सही, लेकिन वैसे चलें आपको एक सीक्वेंस में मैं समझाना चाह रहा था। अब उसके बाद अगला देखें। अब तक तकरीबन को मैं 30 के करीब सवाल कर चुका हूँ आप सबसे। जी अंदाज़न इतने हो गए होंगे। यस सर। अच्छा 10-15 मज़ीद भी मैं करूँगा। कब तक? जब तक ये सेशन एंड नहीं होता। पहला सवाल मैंने पूछा था कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक होता है, ठीक है। तो देखें एक उस्ताद जब अपना लेक्चर शुरू करता है ना, टॉपिक लिख लिया, लेक्चर शुरू कर दिया, उसके बाद पढ़ाने के दौरान जितने भी सवाल वो करता है उनका मकसद एक ही होता है, वो ये होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करता रहे कि मेरी बात मेरे बच्चों को पहुंच रही है। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कब होती है? टू मॉनिटर द स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग। ये कब की जाती है? ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, लेक्चर के दौरान। इसमें क्या होता है, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीक एरियाज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर एक बच्चे को नहीं समझ आ रही तो उस्ताद उसको थोड़ा इजी अल्फाज में बयान करता है। मॉनिटर द स्टूडेंट लर्निंग, मॉनिटर मैंने बताया कि ये चेक करते रहना कि बच्चा समझ पा रहा है। एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक, और बच्चे को फीडबैक देना, आपका सवाल ठीक है, आपका गलत है, आपने यहाँ से ठीक बताया, यहाँ से गलत बताया। तो ये लर्निंग को मॉनिटर करना और फीडबैक देना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम है। इससे क्या होता है, उस्ताद की टीचिंग इम्प्रूव होती है। मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, ये टीचिंग है, आप इस वक्त सीख रहे हैं, ये लर्निंग है। तो जब मैं आपसे सवाल करता रहूँगा मुझे पता चल जाएगा कि इनको समझ आ रही है, तो मेरी टीचिंग भी अच्छी होगी, आपकी लर्निंग भी। तो इसको हम कहते हैं इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। एग्जाम्पल ऑरल क्वेश्चन, ज़बानी सवाल, जैसे आज के लेक्चर में मैंने सारे ऑरल पूछे हैं। कोई क्लास वर्क दे देते हैं, बच्चों से कहते हैं एक दूसरे से सुने, दो के ग्रुप, दो के पेयर, चार के ग्रुप बना लिए। ऑब्जर्वेशन चेक करते रहना कौन कर रहा है। कॉन्सेप्ट मैप, बच्चे से कहना कि जो आज समझा इधर खाका बना के दें मुझे बोर्ड के ऊपर आके। ये सर कहलाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऐड हो सकते हैं जी, इसमें ICQs और CCQs भी ऐड हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, वो तो हो सकते हैं। अच्छा चौथी और इस टॉपिक की दूसरी जो टाइप ऑफ असेसमेंट है वो है सर समेटिव असेसमेंट। समेटिव सम को कहते हैं इकट्ठा। ये कब की जाती है? नंबर 1 ये एंड पे होती है। अब देखें डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट असेसमेंट, प्लेसमेंट को प्री असेसमेंट भी कहते हैं और प्लेसमेंट भी कहते हैं, वो पहले होती है। अच्छा जो डायग्नोस्टिक है वो भी पहले होती है। फॉर्मेटिव थ्रू आउट द लेसन या ड्यूरिंग द लेसन होती है, और समेटिव एंड पे होती है। ये कब होगी? सबसे पहले नंबर पे, ये एंड पे होगी। अब जैसे देखें 50 मिनट का, ये 1 घंटे का हमारा आज का लेक्चर है। ये लेक्चर के बाद मैं जो असेसमेंट करूँगा उसका मकसद क्या होगा जी, कि आज का लेक्चर कितना समझा आपने, यही होगा ना। और दौरान जब मैं दौरान लेक्चर पूछ रहा हूँ तो उसका ये मकसद मेरा होता है कि क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो एंड पे कितना समझ लिया, बस ये मकसद होगा। आफ्टर लर्निंग क्या चीज़ देखने के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट अचीवमेंट, कि कितना असर हुआ बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कितना कुछ बच्चे ने मेरे लेक्चर से अचीव किया। ठीक है,
तो ये फाइनल ग्रेड समेटिव असेसमेंट में दिए जाते हैं। एक बात थोड़ी सी नोट कर लें, समेटिव असेसमेंट बेसिकली एवेलुएशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम है, एंड ऑफ द यूनिट कोई टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम इंशाल्लाह ताला अगले किसी लेक्चर में देखेंगे, फ़िलहाल इसके नाम तक ही देख लें। आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है वो है फीडबैक। जी, सबमिटिव असेसमेंट को हम पोस्ट असेसमेंट भी कहते हैं ना? पोस्ट असेसमेंट भी कह सकते हैं, यस। पोस्ट एंड पे होती है तो सबमिटिव भी एंड पे ही होती है, यस, यू कैन से इट पोस्ट असेसमेंट, फाइनल जजमेंट। अच्छा, उसके बाद है जी फीडबैक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सवाल है मेरा आपसे, आज के लेक्चर की आपको समझ लगी है? हाँ जी सर। कोई इल्म में इजाफा हुआ है या उतना ही था जितना पहले था? जी, यस अच्छा, सर, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसको कहते हैं फीडबैक। अब ये मैंने आपसे पूछा कि क्या कुछ आपके पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, या ऐसे ही मैं मतलब ये है कि रंगीन स्लाइडें बनाई हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको कहा जाता है फीडबैक। अब ये फीडबैक आपने मेरी टीचिंग के बारे में दिया है। अब आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं, आपने उनसे टेस्ट लिया और उनके टेस्ट के ऊपर उनको फीडबैक आप देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, नॉर्मल थी, पुअर थी, ये आपने उनको फीडबैक दिया। इस लेक्चर के अंदर ये आप कैसे फीडबैक देंगे ये हम सीखेंगे। फीडबैक होता क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स। एक उस्ताद बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट देयर परफॉर्मेंस, कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, टू हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें, अपनी स्किल्स को और अपने नताइज को बेहतर कर सकें, ठीक है। ये होता है फीडबैक। अब अच्छा, कोई नहीं, अब तो बस लेक्चर एंड होने वाला है। ये कोई नेटवर्क का इशू शायद होगा आपका। अगर कोई है ऐसा तो फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, हम तो हिदायत की दुआ ही मांग सर सकते हैं। पता नहीं कौन है बार बार रिमूव कर रहा है मेरी क्लास से। क्या पता है Yes, किसने sir, रिमूव ये करा, आधा पेज लेक्चर remove कर रहा है। फीड हो गया। खुद भी नहीं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दें जी, अल्लाह ताला उनको तौफीक दें कि वो अगर कोई है ऐसा कर रहा है तो मैं इंशाल्लाह कल इस पे प्राइवेसी में लगा दूंगा। अभी तो सेशन हमारा चल रहा है, टाइम लग जाएगा। अच्छा, आप देखें एग्जांपल्स ऑफ फीडबैक। एग्जांपल्स देखें फीडबैक की। इनमें सबसे पहले देखें रिटन फीडबैक। रिटन फीडबैक। अब रिटन फीडबैक क्या होगा कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक बच्चा आया क्लास वर्क लेके, ठीक है, तो क्लास वर्क लेके वो बच्चा आता है तो आप जो है ना उसकी कॉपी के ऊपर होमवर्क क्लास वर्क कॉपी के ऊपर लिख देते हैं एक्सीलेंट, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 इज़ रॉन्ग, ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट, ठीक है, यानी या आपके तीसरे सवाल नंबर 3 का जवाब जो है ना आधा ठीक है आधा गलत है, तो ये आप उसको फीडबैक दे रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल गलत है, मेहनत करें, तवज्जो करें। ये रिटन फीडबैक आप उसकी नोटबुक के कॉपी के ऊपर लिख के दे रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई बच्चे ने कोई ऐसे लिख के दिया उसके ऊपर आप दे रहे हैं। वर्बल फीडबैक ये आप ज़बानी देते हैं। हाँ, कॉपी चेक की, सवाल का जवाब ज़बानी सुना, उसको फिर उसको ज़बानी कुछ कहा, ये वर्बल फीडबैक होता है। उसके बाद है पीयर फीडबैक। जब एक बच्चा अपने दूसरे क्लासमेट की परफॉर्मेंस को देखता है, उसकी कॉपी को देखता है, उसके सवाल के जवाब को देखता है और उस पर जो उसको जवाब देता है उसको पीयर फीडबैक कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं क्लासरूम के अंदर। अब फीडबैक की खसूसियात और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक की खसूसियात क्या हैं। अब सवाल है मेरा आपसे कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चे को आपने एडिशन पढ़ाई है जी 15 जमा 25 ग्रेड 1 में, तो अब जब आप इसको फीडबैक देंगे तो आप इसको कहेंगे कि ग्रामेटिकली आपका ये जवाब गलत है, ये जुमला दुरुस्त होगा जी? नो सर। नहीं होगा, ये गलत होगा। ये तो फिर स्पेसिफिक से मुराद क्या है? फीडबैक स्पेसिफिक होता है, जो चीज़ सामने है सिर्फ उसी पे बात की जाती है, उससे इररेलेवेंट नहीं। तो फोकस ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लिखाई उसकी ठीक नहीं है, उसका जवाब ठीक नहीं है, उसका लिखने का पैटर्न ठीक नहीं है, उसने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो बेतरतीबें, जो भी चीज़ है सिर्फ उसी चीज़ की बात की जाएगी, दाएं बाएं हेंकियाँ फेंकियाँ नहीं,
ठीक है, इसको स्पेसिफिक कहते हैं टाइमली। ये प्रॉम्प्टली यानी फ़ौरन दिया जाएगा जैसे ही बच्चे की परफॉर्मेंस है। ये नहीं है कि उसकी नोटबुक आज चेक की, हफ्ते बाद क्लास में उस्ताद कह रहा हो कि उस दिन मैंने आपकी कापी देखी थी बेटा, उसमें भी ये मसले थे। अब वो अगर आप उस बच्चों को उसी दिन उसी वक्त बता देते तो वो तो इम्प्रूव भी कर लेता। अब वो दोबारा बेचारा कापियाँ निकाले और देखे कि उस्ताद ने उस दिन पता नहीं क्यों नहीं मुझे बताया। तो ये टाइमली दिया जाता है। फिर है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव से क्या मुराद है? अभी जैसे ये देखें ना कि एक बंदे का जिक्र हो रहा है कि वो, अब हम उसके लिए अगर उसको गालियां देना शुरू कर दें, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, कंस्ट्रक्टिव ये है कि उसकी तामीर करें, उसको बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। तो आपने बच्चे को उसकी गलतियों के बाद उसको बेहतरी की तरफ लाना है, ये है कंस्ट्रक्शन। एम टू सपोर्ट इम्प्रूवमेंट, ताकि वो बेहतरी लाए अपने अंदर। बैलेंस, उसमें स्ट्रेंथ और जो हाईलाइट करे। ये नहीं है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि इसकी कमियां निकालनी है, कमज़ोरियां निकालनी है। हमारे यहाँ क्या होता है, घरों में ख़वातीन जो शादी के बाद आती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो है ना ये काम हम देख देंगे। वो बेचारी 99 उसके अंदर अच्छाई हैं, एक काम उसने गलती से कर लिया, नहीं देख बर्दाश्त करेगी सास, नंद जो है वो नहीं करेंगी बर्दाश्त, हैं जी, तो सूली पे लटकाएंगे उसको। उस एक बात को उसके साथ लाखों कर ली जाएं, बर्दाश्त हो जाएंगी। उसकी ये बात सालों सदियों तक उसको बार बार सुनाई जाती रहेगी। उस्ताद का काम भी ऐसे ही कुछ होता है कि उसका काम ये नहीं होता कि उसने सिर्फ उसकी कमज़ोरियाँ देखनी है, उसने उसकी अच्छाइयाँ भी देखनी है। अच्छी सास की ये खूबी होती है कि वो कमज़ोरियाँ भी अगर नोट करती है तो अच्छाइयाँ भी फिर गिनवाती है। तो highlight the strength and areas of improvement, relevant, directly tied to the learning objective। जो भी फीडबैक दिया जाए relevant दिया जाए, इधर उधर ना दिया जाए, relevant हो उस टॉपिक से। personalize, adapted to the individual student need। अब ये देखें आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, क्या सारे बच्चों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक जैसा है? जी, इज़ इट पॉसिबल कि सारे एक जैसे ज़हनियत के हो सकते हैं? कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी। तो पर्सनलाइज का मतलब ये है कि किसी बच्चे को आपको ज़्यादा अब मिसाल के एक अच्छा बच्चा है, उसके लिए आप एक्सीडेंट लिख दें, उसके लिए काफ़ी है। और एक कमज़ोर बच्चा है, उसको तो हर लाइन में गलती हैं, अब उसके लिए तो फिर फीडबैक आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये फिर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको फीडबैक दें। क्लियर, आवाज़ अल्फाज क्लियर हो ताकि उसको पता चले मेरी गलती कहाँ है। आपका जवाब गलत है, अब भाई कहाँ से गलत है ये तो बताओ। ईजीली अंडरस्टूड एंड एक्शनेबल, ताकि बच्चा उसको समझ जाए कि ये यहाँ से मेरी गलती है। उस पर कांटा फेर देना कि नहीं भाई गलत है, भाई कहाँ से गलती की है, कुछ तो ठीक होगा। उसके बाद है जी इनकरेज रिफ्लेक्शन, जिससे बच्चा अपने आप, रिफ्लेक्शन कहते हैं अपने अंदर झांकना, अपनी खूबियाँ खामियाँ खुद देखना जो हम नहीं देखते, ना रिश्ते नातों में, ना अपने फ़राइज़ को निभाने में, ना अपनी अल्लाह ताला को याद करने में, ना अपनी आखरत के बारे में। कभी हमने अपनी रिफ्लेक्शन नहीं की, किसी दूसरे ने गलती कर दी है तो फिर हम वो बन जाएंगे क्या उसे कहते हैं कि दुनिया के सबसे मुत्तकी परहेज़ और नेक तो हम हैं, उसने ये गलती की है तो क्यों की है। तो फिर ये रिफ्लेक्शन होती है, अपना मुहासबा किया करें कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा। 5 वक्त की नमाज़ें कितनी मैं पढ़ता हूँ, साल में 12 महीने हैं, 11 महीने में जी भर के खाऊँ, 1 महीने में कितने मैंने रोज़े रखे हैं। क्या मुझे एहसास है कि मैंने नमाज को आज छोड़ के सो रहा हूँ ईशा की नमाज़ छोड़ के। अल्लाह ताला की नेमतें, कितने लोग दुनिया में हैं, आप बाहर निकलते हैं, किसी की आंखें नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, टांगें नहीं है, बोल नहीं सकता, कमाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, सवारी के लिए गाड़ी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बोलने के लिए ज़बान नहीं है, सुनने के लिए कान है, सुन नहीं सकते, आंखें हैं, देख नहीं सकता। कभी शुक्र किया अल्लाह का, इतना बड़ा वजूद अल्लाह ने दिया है, दिमाग है, सोच नहीं सकता। कितने लोग हैं दुनिया में, 10% लोग हैं ऐसे जिनको मैं गिनवा रहा हूँ, हम उनमें से नहीं हैं। कभी शुक्र किया अल्लाह का? नहीं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अपनी रिफ्लेक्शन मुहासबा करके सोया करें रोज़ाना, हर रोज़ की। अगर मतलब हम सारे मुसलमान हैं, अगर आज के दिन का अगर मैं और आप मुहासबा अपना करें, कल के दिन का कर लेते हैं। सोचिएगा कि अगर अल्लाह ताला हमें कल के दिन का हिसाब ले ले, क्या मैं तैयार हूँ अपना हिसाब देने के लिए? तो बहसीयत मुसलमान, बहसीयत उस्ताद, मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि आपको बताऊं कि अपने किसी भी काम में अपने अल्लाह को ना भूलें, जिसके बड़े एहसान हैं हमारे ऊपर, बड़े एहसान हैं। वो इतना बड़ा है लेकिन हमारी हर बात शग रह से शहर रग से भी करीब हो के हमारी सुनता है, कबूल भी करता है।
लाखों एहसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अब एक बच्चे को जब आप इस बात पे मोटिवेट करते हैं ना, बेटा देखो यहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे आपकी कमज़ोरी है, वो अपनी कमज़ोरियों को उसके अंदर ना, बच्चे के अंदर वैसे भी एक खुद एतमादी आती है कि उस्ताद ने मुझे बताया कि मेरी 80% चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ 20% ठीक नहीं, इनको मैंने ठीक कर, वो लग जाता है बेचारा रिफ्लेक्शन पे फिर। ठीक है जी, अपनी असेसमेंट करता है। उसके बाद है जी फीडबैक की बेनिफिट्स। अब इससे लर्निंग बेहतर होती है, साफ ज़ाहिर है कि बच्चों को पता चल जाता है उसकी खूबियों खामियों का। बच्चा इंगेज होता है, क्लास में एक्टिव होता है, उसे पता है कि उस्ताद जो है ना वो मेरे से सवाल जवाब भी कर सकता है, फिर फीडबैक भी देगा सबके सामने। वो मोटिवेट होता है, एक्टिव होता है क्लास में। बिल्ड कॉन्फिडेंस, इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब आप उससे सवाल जवाब करते हैं। स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल सीख लेता है कि जी उस्ताद ने मुझे बताया तो मैंने उस्ताद के कहने में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर लिया। इनकरेज सेल्फ रेगुलेशन, बच्चा इंडिपेंडेंट यानी ख़ुद से उसको ठीक करने की कोशिश करता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग पे आता है। स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, तो इससे टीचर और बच्चे के दरमियान रिलेशनशिप के उस्ताद मेरी तारीफ़ करता है, उस्ताद मेरी खूबियाँ बताता है, खामियाँ गिनवाता है, उसको ठीक करने का मेथड बताता है। प्रमोट ग्रोथ, तो इससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो होती है ओवरऑल, यानी हर तरह की डेवलपमेंट होती है। ये था जी आज का लेक्चर। अब आज के लेक्चर से ये मैंने कुछ CRQs बनाए हुए हैं, आपने पता क्या करना है, चूँकि ये डेमो लेक्चर है, असेसमेंट आपकी मैं इस 3 डेमो में नहीं करूँगा, तो इसके लिए सलूशन ये है कि आपको ये सवाल लिखे हुए हैं 8, इनको पढ़ें अपनी समझ के मुताबिक, एक दफ़ा फिर लेक्चर सुन लें, एक दफ़ा फिर नोट्स पढ़ लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो CRQ सॉल्व भेजे हैं वो नहीं पढ़ने, अपनी समझ के मुताबिक ना इनके जवाब लिखें, प्रैक्टिस करें, 8 के 8 लिखने हैं। ठीक है, तो ये फिर आप क्या आपने उनको कंपेयर कर लेना है, वो जो मैंने आपको सॉल्व फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उनके साथ आपको पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो लाइसेंस टेस्ट की तैयारी के लिए हमारा ये सेशन इंशाअल्लाह ताला पैडागोजी की इसमें मुकम्मल आपको इसी तरह तैयारी करवाई जाएगी जिस तरह आज का लेक्चर हुआ है, इस तरह नोट्स भेजे जाएंगे, इस तरह CRQs हल शुदा आपको शेयर किए जाएंगे। अगर आप ये सेशन आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस सेशन के लिए 3 दिन बिल्कुल फ्री, आप 2 दिन मज़ीद इसको एंजॉय करें, अच्छी तरह इसको समझें। उसके बाद फिर पेड सेशन हम रखेंगे, उसकी फ़ीस हमारी जो है ना, ये पैडागोजी का तकरीबन 50 डेज़ से 2 माह का सेशन होगा, तो उसकी टोटल जो फ़ीस है 2 माह की या 50 दिन की, वो हमने रखी है सिर्फ 3000 रुपये। वो आपको ये ईजी पैसा अकाउंट नंबर है, जो आज जमा करवाना चाहें 03328055 0332 80 55 905 लैला बतूल के नाम से ईजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट है। आप इस पर पे करके रेगुलर ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि डेमो के बाद ऐसे ही कंटिन्यू होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं। तो कोई सवाल हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं जी, प्लीज़। सर मेरा एक सवाल है, या सिंपल सेंटेंस लिखने होंगे? सर आप जितने सिंपल रखें उतना फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी की इंग्लिश अच्छी है वो लिख ले, जितनी मर्ज़ी उसको वोकैबुलरी उसके पास है वो लिखे। अदरवाइज़ ये जो मैंने आपको सवाल दिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़े सिंपल से मैंने इसके आंसर लिखे।